Hello everybody, this is JSN Classes and welcome to Humanities Pro Series. So आज हम पार्ट थर्ड लेकर आ गए हैं जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे शॉक थेरेपी पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम, राइट। शॉक थेरेपी को हम समझेंगे कि क्या है शॉक थेरेपी, पूरे सोवियत यूनियन में शॉक थेरेपी का मतलब क्या है, राइट। वैसे शॉक थेरेपी मतलब यह है कि अगर कोई भी सिस्टम किसी कंट्री का ट्रांजिट होता है तो वहां के सिटीजन को एक प्रकार से शॉक लगता है, राइट। अगर ट्रांजिशन हुआ है तो लोगों को शॉक लगा, राइट। और शॉक लगने के बाद उसकी थेरेपी देना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे शॉक थेरेपी का मतलब क्या है, कैसे सिस्टम ट्रांजिट हुआ था, विद फीचर्स हम समझेंगे कि शॉक थेरेपी का मतलब ये है, राइट। So collapse of communism was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system, right? So ध्यान से आपने समझना है कि सोवियत यूनियन की जो ओवरऑल 15 कंट्रीज थी, राइट, जो 15 कंट्रीज का ग्रुप था वहां पर सोशलिस्ट सिस्टम चलता था, राइट। सोशलिस्ट सिस्टम 1917 के बाद 1991 तक चलते रहा था, राइट। अब हुआ ये कि भाई पूरे प्रोसेस में, राइट, पूरे सिस्टम के प्रोसेस में ट्रांजिशन देखा गया 1991 में, राइट। 1991 में पूरे प्रोसेस में ट्रांजिशन देखा गया। ट्रांजिशन मतलब सिस्टम ट्रांजिट हो गया, राइट। मतलब अगर ये जो पेन है इसको मैं अगर इधर कर दूं तो इधर से इधर आ गया, मतलब ये पेन ट्रांजिट होके इधर आ गया। तो इसका मतलब है 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन के बाद सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम में ओवरऑल सिस्टम क्या हो गया था, ट्रांजिशन, राइट। सारा सिस्टम ट्रांजिट हो गया था और इस ट्रांजिशन के बाद द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द World Bank and the IMF came to be known as shock therapy, right? इस सिस्टम ट्रांजिशन के बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, रशिया, ईस्ट यूरोप, ये जितनी भी कंट्रीज थी, राइट, वो सारी कंट्रीज इन एजेंसीज से इन्फ्लुएंस थी, प्रभावित थी, राइट। मतलब ये दोनों एजेंसी एक पावरफुल एडवाइजर बनी थी, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस में हमने पढ़ा है कि सारी 15 कंट्रीज में ये बोथ एजेंसीज एक लाइक पावरफुल एडवाइजर मतलब एक टाइप से इमर्ज हुए थे, राइट। इसे ही मतलब शॉक थेरेपी कहा जाता है। शॉक थेरेपी की सिंपल डेफिनेशन, अ पेनफुल ट्रांजिशन, राइट, अ पेनफुल ट्रांजिशन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये पेनफुल ट्रांजिशन भी था, राइट। ये जो प्रोसेस था ना ट्रांजिशन में पेनफुल भी था, इससे लोगों को झटका भी लगा था। पेनफुल इन द सेंस झटका लगना, वहां के सिटीजन को एक प्रकार से झटका लगा था कि भाई ये क्या हो गया, राइट। और चलो अगर हो भी गया तो भाई फिर अब वैसे ही डलना है, राइट, जैसा देश वैसा देश, राइट। सो भाई ईच ऑफ दीज कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहां की सारी कंट्रीज को एक रिक्वायरमेंट थी कि अब वो टोटल शिफ्ट कर ले, सारा मतलब सिस्टम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में शिफ्ट कर ले, which meant rooting out completely any structure evolved during the Soviet period। जो स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ था सोवियत पीरियड के चलते, राइट, वो सारा स्ट्रक्चर रूट आउट हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, राइट। मतलब ये है कि जो मतलब सोवियत पीरियड के चलते जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया था उन सारे स्ट्रक्चर को रूट आउट कर दिया जाए, जड़ से मिटा दिया जाए, राइट, और टोटल शिफ्ट कर दिया जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो कि शॉक थेरेपी का मतलब क्या है। अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मुझे करंट लग जाए तो ऑब्वियसली मैं उसकी थेरेपी मांगूंगा, इलाज मांगूंगा और मुझे झटका लगेगा, राइट। मेरे साथ जो मेरे से लोग अटैच जुड़े हुए हैं उन्हें भी झटका लगेगा, भाई सर को क्या हो गया, राइट। तो बात को समझना भाई, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में डेमोक्रेसी सिस्टम ट्रांजिट हो जाए मिलिट्री सिस्टम में तो ऑब्वियसली हम सबको झटका लगेगा, राइट। और अगर झटका लग भी गया तो अब तो हम वही चाहेंगे ना कि मिलिट्री सिस्टम में सारा चीज सेटल हो, राइट। भगवान ना करे ऐसा हो, बट इसका मतलब ये है
तो आइए समझते हैं फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी। क्या फीचर्स थे शॉक थेरेपी के, राइट? इट मींट दैट प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्राइवेट ओनरशिप को डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप कहा जाता है। प्राइवेट ओनरशिप तो ऑब्वियसली डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप होगी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। मतलब सिस्टम एक तरीके से सारे कंट्रीज में प्राइवेटाइजेशन रूल स्प्रेड हो गया था और पूरी तरीके से इस प्राइवेटाइजेशन को चलाया जा रहा था। जो भी एसेट है हम सबके प्राइवेट हो जाएंगे। प्राइवेट ओनरशिप डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप होती है। तो फर्स्ट फीचर ये था। सेकेंड, दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी अल्टरनेट और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। मतलब इसके अलावा थर्ड वे और नहीं दिख रहा था। सिस्टम सोशलिज्म था पहले, अब कैपिटलिज्म हो गया, बट कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखा कि हम तीसरा रास्ता ढूंढे कि हम सिस्टम इसके अलावा भी और कोई चला सकते हैं। कहने का मतलब है कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखा था, राइट? इस ट्रांजिशन से हमें यह देखने को मिला कि पहले तो सोशलिज्म था, अब कैपिटलिज्म हो गया, बट इसके अलावा थर्ड वे कोई भी नहीं दिखा, ना ही ऑल्टरनेटिव कोई दिखा, राइट? दिस वॉज ऑल अबाउट दी शॉक थेरेपी की मीनिंग विद फीचर्स। आई होप आपको समझ आया हो, राइट? अब बात करेंगे विदाउट एनी डिले कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी कि भाई अगर शॉक थेरेपी चलो ठीक है, झटका लगा भी, तो उसके रिजल्ट्स क्या रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, उसका परिणाम क्या रहा, राइट? सिस्टम में ट्रांजिशन आया तो भाई उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, राइट? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी। सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस रशिया की करेंसी थी, डिक्लाइन हुई थी, रूबल। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस सोशल वेलफेयर डिस्ट्रॉय। फोर्थ कॉन्सिक्वेंसेस इमर्जेंस ऑफ माफिया एंड प्राइवेटाइजेशन। लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस, फिफ्थ कॉन्सिक्वेंसेस लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो आपने पहले 5 कॉन्सिक्वेंसेस की मेन हेडिंग याद कर लेनी है। वीडियो पॉज करके दोबारा से सुनो और एक नोटबुक लेके बैठो और लिख लो, राइट? राइट एनी 5 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। सीबीएसई बोर्ड्स में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और अभी मिड टर्म एग्जाम में भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस का कंक्लूजन यही था कि शॉक थेरेपी का जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो नेगेटिव देखा गया था, राइट? नेगेटिव देखा गया था, बट हमें समझना है कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस था तो उसमें ऐसा क्या था, राइट? मतलब 5 कॉन्सिक्वेंसेस जो नेगेटिव थे उसमें एक एक करके अब हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी। तो भाई इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई थी, कैसे? इट ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। जो भी लोग रह रहे थे एंटायर रीजन, पूरे रीजन में, उनके लिए एक डिजास्टर इमर्ज हुआ, एक आपदा आई, एक मुसीबत आई, राइट? स्पेशली रशिया, अगर रशिया की बात करें, लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, राइट? लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि रशिया ओवर रिपब्लिक्स में लार्ज लेवल पे इंडस्ट्री को कंट्रोल करती थी, राइट? मतलब रशिया कंट्री कंट्रोल करती थी। सो ऑलमोस्ट कोलैप्स, सारी इंडस्ट्री क्या हो गई थी? कोलैप्स हो गई थी। एज अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट 90% इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनी, राइट? सो आपने समझना यह है कि 90% इंडस्ट्री प्राइवेट कंपनीज को या फिर किसी इंडिविजुअल ओनर को सेल कर दी गई थी, राइट? अब कंट्री में मतलब इकोनॉमिकली वीकनेसेस हैं, ठीक है, सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, राइट? जो इंडस्ट्री सोशलिस्ट पैटर्न पे चलती थी, स्टेट कंट्रोल करते थे जिसे, अब वो इंडस्ट्री प्राइवेटाइज हो गई, राइट? सो प्राइवेटाइज तो जब होगी ना, किसी प्राइवेट कंपनी को बेची जाएगी या किसी हैंड पे दिया जाएगा, राइट? तो इकोनॉमी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी, दैट्स व्हाई ये सारे स्टेप्स उठाने पड़े। सो सिंस द रीस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड आउट, जो भी रीस्ट्रक्चरिंग कैरिड आउट किया जा रहा था थ्रू मार्केट फोर्सेस के थ्रू एंड नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के
मतलब थ्रू नहीं किया जा रहा था, मार्केट फोर्सेस के थ्रू किया जा रहा था। इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ एंटायर इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्रीज के अंदर डिसअपियरेंस क्रिएट हो गई थी, राइट। मार्केट फोर्सेस के थ्रू ये सारी चीजें हो रही थी, नॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट। इस चीज को याद रखना, इन सभी चीजों को बोला गया दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री, राइट। लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री का मतलब इतिहास के जो बड़े बड़े गैराज थे वर्ल्ड स्ट्रक्चर पे, रशिया के अंदर, यूएसएसआर के अंदर सिस्टम में शॉक लगने के बाद एक बड़े लेवल पे सेल मार्केट लगाई गई थी, जिसमें इंडस्ट्रीज बेची जा रही थी एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड, राइट। वैल्यूएबल इंडस्ट्री को अंडर वैल्यू करके बेचा जा रहा था और एंड सोल्ड एट थ्रू अवे प्राइसेस, कम से कम दामों में बेच दिया जा रहा था। इनफैक्ट ऑल्दो ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर, सारे सिटीजन को एक मतलब वाउचर्स गिवन करा दिया टू पार्टिसिपेट इन दी सेल्स, ताकि सारे सिटीजन्स इस सेल्स में पार्टिसिपेट कर पाए, उन्हें भी मतलब ये मौका मिले कि भाई इंडस्ट्री आप भी खरीदो। तो मोस्ट सिटीजन सोल्ड देयर वाउचर, मोस्टली सिटीजन ने वाउचर को बेच दिया इन दी ब्लैक मार्केटिंग, राइट। ब्लैक मार्केट करके मोस्टली सिटीजन ने उन वाउचर को ही बेच डाला बिकॉज दे नीडेड दी मनी, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी, राइट। तो शॉक थेरेपी का फर्स्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस है दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, जिसमें इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होती दिखी, राइट। इन शॉर्ट ये याद रखना 90% इंडस्ट्री सेल कर दी गई थी टू दी प्राइवेट ऑनर या फिर प्राइवेट कंपनीज, राइट। लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री, मार्केट फोर्सेस के थ्रू ये सारी चीजें हो रही थी। वैल्यूएबल इंडस्ट्री अंडर वैल्यू करके बेची जा रही थी थ्रू अवे प्राइसेस, स्पेशली सिटीजन को वाउचर दिए जा रहे थे, बट सिटीजन उस वाउचर को भी ब्लैक मार्केटिंग में बेचते थे बिकॉज दे नीडेड दी मनी। अब कोविड आया तो भाई सेविंग्स उड़ गई सारी, क्या करें, क्राइसिस है, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई, राइट। भूख लगी है तो खाना तो पहले खाएंगे, बाकी चीजें देखेंगे बाद में, राइट। पैसे की आवश्यकता थी तो हम पहले तो भाई अपना पेट भरेंगे, उसके बाद देखेंगे तरक्की कैसे करनी है। तो भाई अगर क्राइसिस वाली सिचुएशन चल रही होती है तो ऑब्वियसली सारी कंट्री ये सोचती है कि पहले भाई क्राइसिस से निपटते हैं, राइट। सो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ये था। सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस डिक्लाइन ऑफ रशियन करेंसी एंड इंपोर्टेंट ऑफ फूड एंड इंपोर्ट ऑफ फूड, राइट। मतलब फूड इंपोर्ट होता था और रशिया की जो करेंसी थी ये डिक्लाइन हुई थी, राइट। सो वैल्यूएबल ऑफ द रूबल, जो रूबल करेंसी थी रशियन करेंसी, डिक्लाइन ड्रामेटिकली, ये डिक्लाइन हो गई थी। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग, राइट। इन्फ्लेशन का रेट भी बहुत हाई हो गया था, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से लोगों की सेविंग भी खत्म हो रही थी, राइट। द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, जो कलेक्टिव फार्म सिस्टम चल रहा था, स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन 1933-27 से, उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, हटा दिया गया था, कोलैप्स हो गया था वो सिस्टम। लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी, लोग रह रहे थे बिना फूड सिक्योरिटी के, एंड रशिया ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, मतलब एक रशिया स्टार्टेड टू इंपोर्ट फूड, इसी वजह से रशिया ने इंपोर्ट फूड स्टार्ट कर दिया, बाहर से फूड लेना। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया 1999 was below what the real GDP of Russia in 1999 was below what it was in 1989. रियल जीडीपी 1989 से 1999 में बहुत कम हो गई थी, रशिया की रियल जीडीपी बहुत कम हो गई थी 1989 से 1999 तक, राइट। ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस, पुराना जो भी ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था ब्रोक डाउन हो गया था, अब उसकी जगह कोई और नहीं ले पाया, मतलब जो भी सोवियत पीरियड में स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग स्ट्रक्चर चल रहा था, उन सब पर रोक लगा दी गई थी, राइट। तो सेकंड ये कॉन्सिक्वेंसेस था शॉक थेरेपी का, रशिया की जो करेंसी डिक्लाइन हुई, इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ, फूड इंपोर्ट भी रशिया ने स्टार्ट कर दिया, ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को भी ब्रोक डाउन कर दिया, राइट। ये पॉइंटर्स आपने याद रखने हैं, सिंपल। नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस है दैट इज सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर डिस्ट्रॉय, सोशल वेलफेयर सिस्टम भी क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, राइट। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड, जो पुराना सिस्टम था, मतलब जो भी सोवियत यूनियन के चलते चलता था, वो सिस्टमैटिकली एक एक करके क्या होता चला गया, डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गया, राइट। द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुट्स लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी, राइट। गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडीज भी सारी विड्रॉ कर ली,
जिस वजह से भारी मात्रा में लोग प्रॉपर्टी के अंदर चले गए, गरीबी रेखा के अंदर आ गए। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट तो भाई अपने सारी सब्सिडीज को विड्रॉ कर रही है, जिस वजह से लोग गरीबी में जा रहे हैं, राइट। सो मिडिल क्लासेस वर पुश्ड टू दी पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी, स्पेशली मिडिल क्लास लोग तो माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए थे, राइट। सो एंड दी एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड, राइट। तो लोग मतलब एक तरह से माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। स्पेशली जो मिडिल क्लास है, उन्होंने क्या करा था कि भाई डिसइंटीग्रेट हो गया सब कुछ, तो अब तो माइग्रेट होना तय है, तो अब बिल्कुल जा रहे थे वो पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी कहीं भी, सिंपल। तो एक तो ये था कि जो सोशल वेलफेयर सिस्टम था ये भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। ऑल्सो दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, राइट। वीडियो को पॉज करते करते आपने सुनना है, एक एक चीज आपने समझनी है, राइट। नेक्स्ट जो है इमर्जेंस ऑफ माफिया एंड प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, माफिया, ये इमर्ज हो गया, राइट। अब बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स डोमिनेट करेंगे सिस्टम में, राइट। तो देखेंगे अ माफिया इमर्ज इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज, मोस्टली कंट्रीज में माफिया इमर्ज हो गया एंड दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कई माफियाओं ने, कई प्राइवेट प्लेयर्स ने डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, राइट। प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज, प्राइवेटाइजेशन में मतलब एक नई डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी। पोस्ट सोवियत स्टेट, स्पेशली रशिया, स्पेशली अगर हम रशिया की बात करें, सो वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर। स्पेशली रशिया में जो मतलब रीजन थे, रिच और पुअर में डिवाइड हो गए, राइट। सो अनलाइक द अर्लियर सिस्टम, मतलब अगर हम शुरुआत सिस्टम की भी बात करें, सो देयर वाज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल, राइट। अगर स्टार्टिंग की भी बात करते हैं, बट आज के टाइम पे क्या है, अब रशिया में और पूरे पोस्ट रिपब्लिक्स में मतलब लोगों में इनइक्वालिटी देखी जा रही है, राइट। सोसाइटी तो डिवाइड हो ही रही है रिच और पुअर में, बट अब लोगों में भी इनइक्वालिटी देखी जा रही है। तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस शॉक थेरेपी के नेगेटिव थे, राइट। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे, सिंपल। लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, राइट। इट इज द लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। So by construction of democratic institution was not given the same attention and priorities as the demand of economic transformation, right? जो मतलब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की कंस्ट्रक्शन की डिमांड की गई थी, वो गिवन नहीं कराई गई सेम अटेंशन से। वैसे कहा यही जाता है कि सिस्टम अगर ट्रांजिट हुआ है तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को हमें सेटल करना पड़ेगा, राइट। अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सेम अटेंशन नहीं दी गई, राइट। इट मींस लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, कमी आ गई इस चीज में, राइट। तो भाई हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, जितना मतलब जितनी भी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन था, वर ड्राफ्टेड इन अ हरी एंड मोस्ट इंक्लूडिंग रशिया हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर दैट रेंडर्ड इलेक्टेड पार्लियामेंट रिलेटिवली वीक। इस पॉइंट को पहले आप नोट करो और अच्छे से समझो। हुआ ये कि ऑलमोस्ट सारी कंट्री में तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तो हो गया, राइट, इंक्लूडिंग रशिया भी। मोस्टली रशिया की अगर हम बात करें तो हम रशिया के अंदर बात करते हैं कि भाई रशिया में भी क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पावर दी गई वो प्रेसिडेंट को दी गई, राइट। और ये और बोल दिया गया कि भाई यहाँ का जो पार्लियामेंट बना है ना, ये रिलेटिवली वीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इंडियन कंट्री डेमोक्रेटिक, फॉर एग्जाम्पल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947, राइट। 1952 में फर्स्ट सिलेक्शन हुआ, उससे पहले डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो गई, राइट। और फिर उसके 1 साल पहले, 2 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया, सिंपल, राइट। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ऐसा नहीं था कि हम पार्लियामेंट को वीक कर देंगे, राइट, और सारी पावर हम प्रेसिडेंट को दे देंगे। बट यहां पर उल्टा हुआ, यहां पर डेमोक्रेटिक का इंस्टीट्यूशन में लैक क्यों हो गया, क्योंकि यहां का पार्लियामेंट वीक दिखाई दिया, राइट, आफ्टर ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि भाई पार्लियामेंट को वीक कर दिया गया। और अगर एक एग्जांपल की बात करें, इन सेंट्रल एशिया द प्रेसिडेंट हैड ग्रेट पावर, सेंट्रल एशिया के प्रेसिडेंट को एक ग्रेट पावर दे दी गई एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी अथॉरिटेरियन। उनको इतनी अच्छी पावर दे दी गई कि भाई वो अथॉरिटेरियन बहुत ज्यादा बन गए, तानाशाही टाइप से, राइट। तो फिर से वही क्या तानाशाही आ जाएगी, फिर से वही सोशलिस्ट पैटर्न आ जाएगा? नहीं, मुद्दे को समझो। फॉर एग्जाम्पल
द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, अगर तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट की बात करें या फिर उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट की बात करें, सो अपॉइंटेड देमसेल्फ, अपॉइंट किया गया टू पावर फर्स्ट फॉर 10 years एंड देन एक्सटेंडेड इट फॉर अनदर 10 years, राइट? ये 10 years नहीं है, ये 5 year है, सॉरी, फर्स्ट फॉर 10 years एंड देन एक्सटेंडेड इट फॉर अनदर 10 years, राइट? हुआ ये कि भाई तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, राइट, इनको ग्रेट पावर तो दे दी गई, राइट, बट जब यहां पे इनको ग्रेट पावर दे दी गई, प्रेसिडेंट बनाया, तो ये बोल दिया कि 10 साल के लिए प्रेसिडेंट रहेगा और जैसे ही 10 years कंप्लीट होंगे तो नेक्स्ट 10 years और उसके एक्सटेंड हो जाएंगे। क्या दिख रही है? डिक्टेटरशिप, चांसलरशिप, राइट, मतलब दबदबा। मतलब बोला ये गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है इसमें हम पार्लियामेंट को तो वीक दिखा रहे हैं, राइट, सिस्टम में तो बिल्कुल कमी है, डेमोक्रेसी तो कहीं से दिख ही नहीं रही। बोला तो ये गया था ना कि भाई जब शॉक थेरेपी लगी 91 में, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे। कहां है डेमोक्रेसी भाई, कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हो तो डिक्टेटरशिप चलाते हो, राइट, सारी पावर उन्हें दे देते हो, ऊपर से 10 years के लिए आपने पावर दी और ये और बोल दिया नेक्स्ट 10 years और एक्सटेंड कर देंगे। कहां का न्याय है भैया? तो सबसे बड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये भी था, राइट। दे अलाउड नो डिसेंट और अपोजिशन, कोई अपोजिशन अलाउड नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फिर बोला यह गया कि जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी वाज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्री। लास्ट में ही बोला गया कि यहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, राइट, जुडिशियल कल्चर एस्टेब्लिश होना चाहिए ताकि वो देख सके, इंटरप्रेट कर सके कि कहीं इनजस्टिस तो नहीं हो रहा, वो तो इनजस्टिस ही रहा था, राइट। अब जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि भाई 20 साल के लिए मैं पीएम बन रहा हूं, उसके बाद ये बन रहे हैं, उसके बाद ये बन रहे हैं, तो कहां से वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कहलाता, राइट। तो ये सारी कमियां थी। मतलब एक प्रकार से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने के बाद, शॉक थेरेपी लगने के बाद जो उसके ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस थे उनमें कमियां देखी जा रही थी और वो नेगेटिव थी। 5 कॉन्सिक्वेंसेस को याद कर लेना। कैसे? डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, रशियन करेंसी डिक्लाइन, सोशल वेलफेयर डिस्ट्रॉयड, इमरजेंस ऑफ माफिया एंड प्राइवेटाइजेशन, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। 5 कॉन्सिक्वेंसेस याद कर लेना बस और लिख लेना अच्छे से, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि स्टेप्स टेकन अंडर शॉक थेरेपी, कौन कौन से स्टेप लिए गए अंडर शॉक थेरेपी के। तो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन अंडर शॉक थेरेपी। तो मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज, मोस्टली इकोनॉमीज में स्पेशली रशिया ने स्टार्ट करा रिवाइविंग इन 2000, 10 years आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। रशिया ने 2000 से मतलब अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया 10 year आफ्टर इंडिपेंडेंस। 10 साल हो गए आजादी मिले, अब हम इकोनॉमी रिवाइव करते हैं। तो रीजन फॉर द रिवाइवल फॉर द मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमीज, जो कारण था इकोनॉमी रिवाइव करने का, वाज द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल, ताकि हम इन चीजों की एक्सपोर्ट कर सकें, ट्रेड कर सकें। अब हमें ट्रेड करना है, अब बारी है इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने की। 10 years हो चुके हैं, तो हम जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है हम उसका एक्सपोर्ट करें, वर्ल्ड ट्रेड में लीड करें और अच्छे से करें, राइट। सो अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये सारे मेजर ऑयल गैस प्रोड्यूसर रीजन थे, रिपब्लिक्स, राइट। अदर कंट्रीज हैव गेन्ड, और भी कंट्री गेन कर रही थी बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइन दैट क्रॉस देयर टेरिटरी, क्योंकि हर कंट्री से ऑयल पाइपलाइन क्रॉस होती थी, तो इसलिए अदर कंट्री भी गेन कर रही थी। मतलब सिर्फ यहां नहीं थी, इन कंट्रीज से पाइपलाइन और कंट्री में भी जा रही थी ताकि उनकी भी इंप्रूवमेंट हो सके, उनकी भी डेवलपमेंट हो सके, फॉर विच दे गेट रेंट, वो उसका किराया भी देते थे। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज रीस्टार्टेड, कुछ अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से शुरू हो गई। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इन्हीं कंट्रीज में ऑयल गैस प्रोड्यूसर रीजन है, इनके अलावा और जगह भी ऑयल पाइपलाइन जा रही थी, तो इंप्रूवमेंट शुरू हुई। भाई टाइम लगता है, धीरज रखो, टाइम लगता है, पेशेंस रखो। तो ऐसे मतलब रशिया ने स्टेप्स लिए शॉक थेरेपी के चलते और धीरे धीरे आफ्टर 2000 सिचुएशन ट्रैक पर आने लगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टेंशंस एंड कंफ्लिक्ट्स। ऑलराइट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंशंस एंड कंफ्लिक्ट। मतलब डिसइंटीग्रेशन होने के बाद भी
टेंशन वाला माहौल था, कंफ्लिक्ट होते रहे थे ओवर रिपब्लिक्स के बीच, राइट। तो सबसे पहले समझेंगे मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कंफ्लिक्ट। मोस्टली कंट्रीज में कंफ्लिक्ट देखा गया एंड मैनी हैड सिविल वॉर, कई कंट्रीज में सिविल वॉर भी देखा गया, हैड इंसर्जेंसीज भी देखी गई, विद्रोह, भाई आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, राइट। तो ये टेंशन वाला माहौल आया। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद भी टेंशन वाली सिचुएशन रही, राइट। इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि आफ्टर डिसइंटीग्रेशन भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ टेंशंस थी, राइट। सो कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर्स। इसके अंदर ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट मतलब इन्वॉल्वमेंट बढ़ती रही आउटसाइड पावर की, आउटसाइड पावर की भी इन्वॉल्वमेंट ग्रो होती रही इन पिक्चर के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर। इन रशिया, स्पेशली अगर रशिया की बात करें, रशिया में दो रिपब्लिक थे, चेचनिया एंड दागिस्तान, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में मिजोरम, नागालैंड। अब मिजोरम ये चाहता था कि अलग नेशन बनाए, नागालैंड भी ये चाहता था अलग नेशन बनाए। तो मिजोरम नागालैंड ने मिलकर क्या करा, सेक्शनिस्ट मूवमेंट। सेक्शनिस्ट मूवमेंट का मतलब सेक्शन का मूवमेंट, मतलब एक सेक्शन का और एक सेक्शन का, दोनों की डिमांड रही थी कि वो अलग नेशन बनाए। अब इस चीज को रशिया से कनेक्ट करते हैं, तो रशिया में भी ऐसे ही दो नेशन, मतलब दो रिपब्लिक्स आते थे, चेचनिया एंड दागिस्तान। इन दोनों का मानना भी यही था कि भाई वो रशिया से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, और क्यों, क्योंकि वो एक देश बनाना चाहते हैं। तो पहला जो मूवमेंट था वो सेक्शनिस्ट मूवमेंट था। सेक्शनिस्ट मूवमेंट ने भी मतलब यहां पर टेंशन वाली सिचुएशन को डेवलप किया था, राइट। टेंशन कैसे, रशिया टू रिपब्लिक चेचनिया दागिस्तान हैव हैड वायलेंट सेक्शनिस्ट मूवमेंट, वायलेंट सेक्शनिस्ट मूवमेंट देखा जाता है इन दोनों में। अब मॉस्को मेथड ऑफ डीलिंग विद द चेचन रिबल्स, मॉस्को के मेथड से डील किया जाता है चेचन रिबल्स के साथ। एंड इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स, जो इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स वगैरह कराई भी थी, हैव लेड टू मैनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन। उस बॉम्बिंग से कई ह्यूमन राइट्स भी वायलेट हुए थे, बट उस बॉम्बिंग से भी कुछ नहीं हुआ, बट फेल टू बेटर द एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस। जितना मर्जी बॉम्बिंग करा लो, सारी बॉम्बिंग्स फेल रही थी, राइट। जो एस्पिरेशन थे उनके इंडिपेंडेंट होने के, वो सारे फेल रहे थे। कहने का मतलब यह है मॉस्को मेथड ने डील तो करा, सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं चेचन रिबल्स के साथ, बट इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग करनी पड़ी। अब जब इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग हुई तो उस बॉम्बिंग से ह्यूमन राइट्स भी तो वायलेट होंगे, राइट। उस बॉम्बिंग से ह्यूमन राइट्स भी वायलेट होंगे। फाइनल रिजल्ट क्या देखा जाता है कि भाई नहीं, जो उनके एस्पिरेशन थे वो फेल रहे थे, सिंपल, राइट। इज दैट क्लियर। तो सेक्शनिस्ट मूवमेंट में यही था कि भाई इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स हैव लेड टू मेनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इस बॉम्बिंग से कई ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए थे, लेकिन फिर भी फेल रहा था सब कुछ। फर्स्ट टेंशन ये थी। सेकेंड, सेक्टेरियन कंफ्लिक्ट। ऑलराइट, सेकेंड सेक्टेरियन कंफ्लिक्ट का मतलब है सेक्टर्स में कंफ्लिक्ट, मतलब कैसे सेक्टर्स में आपस में लड़ाई हुई अलग अलग सेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल जैसे अर्मेनिया में रहने वाले लोग हैं, अब वो जैसे फॉर एग्जांपल किसी और रीजन में कोई सिटीजन रहता है, वो वापस अपने रीजन में जाना चाहता है। जैसे अर्मेनियन कहीं और रहते थे, अब अर्मेनियंस अर्मेनिया के हैं, वो ये चाहते थे कि वो अब वापस अर्मेनिया में जाएं, राइट। तो इस वजह से कंफ्लिक्ट हुआ कि सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, कंक्लूजन नहीं समझेंगे, पहले समझ लेते हैं, राइट। इन सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान विटनेस द सिविल वॉर। सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान सिविल वॉर का विटनेस था, दैट वेंट ऑन फॉर 10 years till 2001, राइट। 91 के बाद जो सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी हर रीजन में, किसी किसी में, उन सारे सिविल वॉर का जो विटनेस था वो कौन था, तजाकिस्तान। वन मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, मार्क कर लेना। द रीजन एज अ होल हैज मैनी सेक्टेरियन कंफ्लिक्ट। हर रीजन में अलग अलग टाइप से सेक्टेरियन कंफ्लिक्ट देखा गया। जैसे फॉर एग्जांपल इन अजरबैजान प्रोविंस ऑफ नागोर्नो कराबाग, अजरबैजान के अंदर ये दोनों एक प्रोविंस थे। प्रोविंस मतलब एक स्टेट, एक जगह, एक प्लेस, राइट। नागोर्नो एंड कराबाग। सम लोकल अर्मेनियंस वांट टू सक्सीड एंड ज्वाइन अर्मेनिया। आई ना बात, मतलब जो ये लोकल अर्मेनियंस यहां रहते थे वो चाहते थे कि वो वापस से अपने नेशन जाएं, अर्मेनिया, राइट। इसी वजह से मतलब यहां सेक्टर में, इस सेक्टर में कंफ्लिक्ट होता जा रहा था, राइट, कि भाई अब वो वापस अपने मतलब अर्मेनिया में जाना चाहते थे। और इसी पॉइंट पे जॉर्जिया जो था ये डिमांड कर रहा था फॉर इंडिपेंडेंस, उसे आजादी चाहिए। हैज कम फ्रॉम 2 provinces रिजल्टिंग इन अ सिविल वॉर।
जॉर्जिया की डिमांड राइज हुई, उस वजह से रिजल्ट ये रहा कि सिविल वॉर होने लगा, राइट। देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया, मतलब जो एग्जिस्ट रिजीम्स थी ना, यहां पर मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ, हर जगह मतलब कोई ना कोई कंफ्लिक्ट देखा गया, राइट। मतलब एग्जिस्ट रिजीम्स जो यहां पर थी, इसके अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। पॉइंट को समझो, देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्ट रिजीम्स, यूक्रेन के अंदर जो एग्जिस्ट रिजीम्स चल रही थी, जो पुराना रूल चल रहा था किर्गिस्तान में, जॉर्जिया में, उसके अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। पॉइंट को समझना, राइट। सेक्टेरियन कंफ्लिक्ट क्यों हुआ था? कंट्रीज एंड प्रोविंसेस, जितनी भी कंट्रीज थी, प्रोविंसेस थे, आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर, रिवर वाटर को लेकर भी लड़ रही थी, वाटर शेयरिंग में, राइट। ऑल दिस हैज लेड टू इंस्टेबिलिटी, मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन। ये सारी सिचुएशन वहां के ऑर्डिनरी सिटीजन की लाइफ को डिफिकल्ट बना रही थी, राइट। ऑब्वियस सी बात है, आज हमारे कंट्री में सिविल वॉर हो तो हमारे आम आदमियों को क्या होगा, हमारी लाइफ को डिफिकल्ट बना दिया जाएगा, हमारी लाइफ तो ऑटोमेटिक डिफिकल्ट बन जाएगी, राइट। रिवर वाटर को लेके भी कंफ्लिक्ट हुआ, और कुछ ऐसे रीजन भी हैं जो मतलब जो कंफ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे नागोर्नो कराबाख में लोकल आर्मेनियंस चाहते थे आर्मेनिया जाना, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट दी टेंशंस एंड कंफ्लिक्ट। टेंशन सेक्शनिस्ट मूवमेंट, जैसे चेचनिया एंड दागिस्तान की डिमांड, और कंफ्लिक्ट में हमने देखा सेक्टेरियन कंफ्लिक्ट। इज दैट क्लियर, राइट? और राइट, तो भाई अब ये जो रीजन्स है जहां पर टेंशंस कंफ्लिक्ट देखा गया था, रीजन्स भी हमने पढ़ना है कि भाई टेंशंस और कंफ्लिक्ट ऐसे था, राइट। तो सबसे पहले रीजन्स वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, जहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है, राइट। मतलब एक वास्ट लेवल पे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, जैसे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आर एरिया विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एरिया है जिसके पास एक वास्ट लेवल पर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है, राइट, विच है ब्रॉड देम इकोनॉमिक बेनिफिट। सबसे ज्यादा उन्हें आर्थिक फायदा होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट, वास्ट लेवल पर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है। सेंट्रल एशिया इज ऑल्सो बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन। सेंट्रल एशिया का पूरा एक जोन ऑफ कंपटीशन बन जाता है बिटवीन आउटसाइड पावर एंड ऑयल कंपनीज। आउटसाइड पावर और ऑयल कंपनीज के बीच एक कंपटीशन ऑफ जोन, राइट। ये वाली सिचुएशन यहां डेवलप हो जाती है, कंपटीशन जोन हो जाता है आउटसाइड पावर और ऑयल कंपनीज के बीच, राइट। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का जो एरिया था जिनके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज थे, राइट। ये वो रीजन्स हैं जहां पर टेंशंस और कंफ्लिक्ट थी, सिंपल, राइट। अब सेकंड जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री बेसिस। मिलिट्री बेसिस को एस्टेब्लिश करने की बात है। अब यूएसए मिलिट्री बेस को एस्टेब्लिश करना चाहता था। यहां पर जो यूएसए है वो भाई क्यों चाहता था मिलिट्री बेस को एस्टेब्लिश करना, राइट। पॉइंट को समझना ध्यान से, देखिए द रीजन इज नेक्स्ट टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया। सारे रीजन वेस्ट एशिया से क्लोज थे। आफ्टर 11th of September 2001, आफ्टर 11th of September 2001 के बाद देखो क्या हुआ, 9/11 ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, राइट। The US wanted military bases in the region and paid the governments of all Central Asian states to hire bases and to allow airplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq। जी हाँ, नहीं आया समझ में, सुनो ध्यान से। देखिए आफ्टर 11th of September 2001, इस दिन के बाद क्या हुआ कि यूएसए ने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को यह बोल दिया कि भाई अपनी टेरिटरी हमें दे दो, राइट। आप हमसे एक पैसा ले लो, मतलब पेड, राइट। पेड बेसिस पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को यूएसए ने बोला कि आप हमें अपनी टेरिटरी दे दो, हम आपकी टेरिटरी पे अपना मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मिलिट्री बेस इसलिए एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ताकि हमारे मिलिटेंट्स, राइट, आपकी टेरिटरी के ऊपर फ्लाई कर पाए, हमारे एयरप्लेन्स फ्लाई कर पाए। हम किसी भी मिलिट्री को अगर फॉर एग्जांपल किसी को भी ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो हमारे पास अगर वो रीजन होगा, वो टेरिटरी होगी, तो हम एक मिलिट्री बेस को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में स्टैब्लिश कर पाएंगे, राइट। वाई, क्यों भाई, क्यों, मतलब पैसे देकर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के रीजन को खरीदना चाहते थे पूरे यूएसए। भाई उनके पेंटागन बिल्डिंग पर अलकायदा ग्रुप ने, अफगानिस्तान के जो अलकायदा ग्रुप था ना, ओसामा बिन लादेन वाला, राइट,
उसने मतलब एक तरह से पेंटागन बिल्डिंग पर प्लेन क्लैश करवा दिया था, राइट। अब प्लेन क्लैश करवाया है तो ईंट का जवाब तो पत्थर से यूएसए देगा भाई। अब ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दे, डायरेक्ट तो दे नहीं सकता, तो इसलिए यूएसए ने माइंड लगाया कि भाई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को पे करके, वहां की गवर्नमेंट को पे करके मिलिट्री बेस को उनकी टेरिटरी पर स्टेब्लिश करते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए अफगानिस्तान में घुसने की, राइट। मतलब अफगानिस्तान में एंटर होने के लिए आसानी हो जाए और हमारे मिलिटेंट तैयार हो जाए और अटैक कर सके, राइट। सिंपल। बस बात यह है कि बगल वाली टेरिटरी में जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान है और ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, यूएसए ये चाहता था कि अफगानिस्तान में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में एक मिलिट्री बेस स्टैब्लिश हो जाए। अब उन सारी सिचुएशन में टेंशन वाला माहौल क्रिएट कर दिया था, राइट। टेंशन वाली सिचुएशन डेवलप हो गई थी। हाउएवर रशिया परसीव दीज स्टेट एज इट्स नियर अब्रॉड एंड बिलीव्स दैट दे शुड बी अंडर रशियन इन्फ्लुएंस। रशिया ये परसीव कर चुका था कि भाई जितनी भी रीजन है ये सारे ये हमारे नियरली आते हैं, यहां पर तो मेरा इन्फ्लुएंस है। रशिया ये चीज परसीव कर चुका था, नियरली मतलब जो भी रीजन है वहां पर मेरा इन्फ्लुएंस है, राइट। तो यूएसए की अपनी एक अपना स्वार्थ था कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को वो हायर करके, मतलब हायर बेसिस पे करके एक तरह से स्टेब्लिश कर पाए अपने पूरे मिलिट्री बेस को। और चाइना ने अपना ट्रेड इंटरेस्ट दिखाया। चाइना हैज इंटरेस्ट हियर बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज, क्योंकि उसे पता था ऑयल रिसोर्सेज बहुत है एंड द चाइनीज हैव बिगन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड कंडक्ट ट्रेड। चाइना ने ट्रेड इंटरेस्ट दिखा दिया, राइट। तो मतलब ये सारी सिचुएशन यहां पर टेंशंस क्रिएट करती है, राइट। मतलब यूएसए ये चाहता था 11 सितंबर 2001 के बाद कि मिलिट्री बेस को सेंट्रल एशियन रीजन में स्टैब्लिश कर ले ताकि अफगानिस्तान को उड़ाने में और आसानी हो जाए, राइट। इन सिचुएशन में पूरे पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स में टेंशन वाला माहौल पैदा कर दिया था, राइट। सो ये मतलब चाइना ने अलग ट्रेड इंटरेस्ट दिखाया कि भाई अब बॉर्डर से हम ट्रेड कंडक्ट करेंगे क्योंकि ऑयल रिसोर्सेज है इनके पास, विद द हेल्प ऑफ ऑयल रिसोर्सेज ट्रेड कंडक्ट करते हैं आसानी से, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री बेसिस, राइट। लास्ट एक और मतलब टेंशंस कंफ्लिक्ट के रीजंस, कंफ्लिक्ट फॉर इंडिपेंडेंस। ये भी है कि भाई रीजन चाहते थे आजाद होने, राइट। कंफ्लिक्ट फॉर इंडिपेंडेंस, इवन देखिए कॉन्फ्लिक्ट फॉर इंडिपेंडेंस भी हम समझेंगे। कॉन्फ्लिक्ट फॉर इंडिपेंडेंस इन ईस्टर्न यूरोप, राइट। इन ईस्टर्न यूरोप चेकोस्लोवाकिया split peacefully into two with the Czechs and the Slovaks forming independent country, right। ईस्ट यूरोप का जो ये मतलब रीजन था चेकोस्लोवाकिया, इसका स्प्लिट हो जाता है, दो रिपब्लिक्स बन जाते हैं, दो नेशन बन जाते हैं, चेक्स अलग स्लोवक्स अलग, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाते हैं। बट द मोस्ट सीवियर कंफ्लिक्ट जो था टुक प्लेस इन दी बाल्कान रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया, राइट। मोस्ट जो सीवियर कंफ्लिक्ट था वो यूगोस्लाविया में देखा गया। यूगोस्लाविया में कैसे, आफ्टर 1991 के बाद इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस। मतलब 91 के बाद जो यूगोस्लाविया के सारे सेवरल प्रोविंसेस थे, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया, हर्जेगोविना, ये सारे प्रोविंसेस डिक्लेयर कर रहे थे कि वो इंडिपेंडेंस, राइट, वो आजाद हो गए। सिंपल मतलब ये वो प्रोविंसेस हैं यूगोस्लाविया के अंडर जो किसी टाइम पर आते थे, अब वो उनसे अलग होना चाहते थे। तो भाई हुआ ये, एथनिक सर्व अपोज दिस। एथनिक सर्व जो भी थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया, अपोज किया। एंड अ मैसेकर ऑफ नॉन सर्व बॉस्नियन, जितने भी नॉन सर्व बॉस्नियंस हैं, राइट, जो भी नॉन सर्व बॉस्नियन फॉलोअर हैं, नॉन सर्व को टारगेट कर लिया, उनके साथ अत्याचार करा, राइट, बड़ी बुरी तरीके से उनके साथ अत्याचार करा। तो नाटो इंटरवेंशन एंड द बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया, नाटो ने इस सिचुएशन पर इंटरवेन करा, पूरे यूगोस्लाविया में बम्बिंग करी, फॉलोड द इंटर एथनिक सिविल वॉर, राइट। मतलब एक तरीके से जो सिविल वॉर चल रहा था, यूगोस्लाविया के सेवरल प्रोविंसेस अलग होने की डिमांड कर भी रहे थे, भाई हम अलग जा रहे हैं वगैरह, और नॉन सर्ब बॉस्नियन फॉलोड, इनके साथ बड़ी बुरी तरीके से अत्याचार करा। इन सारे सिचुएशन में हुआ ये, नाटो ने इंटरवेन करा, राइट। इंटरवेन करने वाला नाटो ही बचा था क्योंकि सोवियत यूनियन तो भाई डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो नाटो ने इंटरवेन करके सारे सिचुएशन को संभाला, राइट। तो एक ये भी था कॉन्फ्लिक्ट फॉर इंडिपेंडेंस।
टेंशंस और कंफ्लिक्ट के जो रीजन थे वो यही थे। एक तो आपने याद रखना है रिसोर्सेज, मतलब वास्ट रीजन्स, वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, राइट। सेकेंड, मिलिट्री बेस एस्टेब्लिशमेंट। थर्ड, कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर इंडिपेंडेंस। आई होप आपको समझ आ गया हो। लास्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स, राइट। इस टॉपिक में ये समझेंगे इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप, राइट। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स। इंडिया हैज मेंटेन्ड गुड रिलेशन विद ऑल दी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। इंडिया ने सारी कम्युनिस्ट कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन किए थे, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन आर स्टिल दोज बिटवीन रशिया एंड इंडिया। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्टअप करा इंडिया ने रशिया के साथ। वाई, क्यों भाई? सो इंडो रशियन रिलेशंस आर ऑर्डर इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम, राइट। इंडिया और रशिया का जो रिलेशन बनाया गया वो इस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल सिस्टम पर हम को एग्जिस्टेंस रखेंगे, साथ रहेंगे। क्यों भाई? वाई? क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब in which an attack on any country is regarded as a threat to all the countries and require a collective response, right? अगर कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री पे अटैक करती है, फॉर एग्जांपल कोई भी देश किसी देश पे हमला करता है, तो हमारे पास एक कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी, राइट, जिसकी मदद से हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे। क्योंकि जब लड़ाई होती है, जब थ्रेट देखा जाता है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। इसलिए सिंपल, ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट, कोई भी मुद्दे हो सकते हैं ऑफ इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट, कोई भी चीज आ सकती है, एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज, एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज, जो भी डिसीजन बनाने की चीजें हैं थ्रू बॉडीज लाइक यूएन भी एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन, दैट शुड बी स्ट्रेंथेंड, डेमोक्रेटाइज एंड एम्पावर्ड, राइट। किसी भी सेंस में कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें एक ऐसे रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है जो इंडिया और रशिया ने किया था। सिंपल, राइट। More than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia, right? इंडिया और रशिया के बीच 80 bilateral agreement से भी ज्यादा एग्रीमेंट साइंड हुए as part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. 2001 में इंडिया और रशिया के बीच स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी साइंड होता है, राइट। ये रिलेशन को और स्ट्रांग बनाता है ताकि इंडिया और रशिया के बीच और अच्छे संबंध बनते जाएं। बाय नाउ आज के टाइम पे नो डाउट बहुत अच्छे रिलेशन है दोनों के बीच। तो लास्ट पॉइंट है, रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी में रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी माना गया है, राइट, एक इंपॉर्टेंट नेशन भी माना गया है, राइट। इन सबका जो आउटकम रहा वो यही रहा। क्यों बोला गया कि रशिया क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी के लिए और उसके प्लान के लिए? क्यों? वाई? एंड असिस्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग फॉर एग्जांपल द क्रायोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट, राइट। इसलिए इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी में रशिया इंपॉर्टेंट है। इंडिया को जब भी, राइट, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड या साइंटिफिक किसी भी रॉकेट से रिलेटेड नीडेड होगी, आवश्यकता होगी, तो इंडिया रशिया से हेल्प ले सकेगा जब भी उसे इस चीज की नीडेड होगी, जरूरत होगी। और रशिया नो डाउट उस चीज की हेल्प, उस चीज का सपोर्ट इंडिया के लिए करेगा, राइट। सो रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट, राइट। रशिया और इंडिया अलग अलग साइंटिफिक प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेशन कर लेते हैं, आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट तो साइन कर ही लेते हैं। दैट्स व्हाई इंडिया और रशिया का रिलेशन अच्छा हुआ, राइट। आई होप आपको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्लियर हो।